गुड मॉर्निंग क्लास 11th। बिजनेस स्टडी के सेकंड चैप्टर में मैंने आप लोगों को सोल बिजनेस और पार्टनरशिप के बारे में पूरा जानकारी दे दिया है। अब हमारा बिजनेस का फोर्थ वाला सेशंस आता है, जिसमें मैंने आप लोगों को अलग अलग चीज़ें वैसे बताई है इसके पहले कि हमारा सोल बिजनेस क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, और जिसको हम बोलते हैं कि हमारा हिंदू अभिजित परिवार यानी कि HURF क्या होता है। और इसके एक और बिजनेस के बारे में मैंने आपको बताया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हम बात कर रहे हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या चीज़ होती है। कंपनी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपके बिजनेस स्टडी को देख लें या फिर आपके 12th वाले सिलेबस को देख लें या हमारे आसपास जो दैनिक जीवन है, दैनिक जीवन में भी आप देखते हैं हर जगह हमारी अलग अलग कंपनीज ही क्या होती हैं, काम कर रही हैं। ठीक है, तो कंपनी के बारे में पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ कंपनी क्या होती है। ठीक है, तो कंपनी का एक सिंपल सा अर्थ अगर मैं बताऊँ तो मनुष्यों का एक प्रकार का एक ऐसा समुदाय होता है जो अपने किसी भी व्यवसाय को क्या करते हैं कि बड़े रूप में डालते हैं, बड़ी पूंजी लगाकर बड़ा लाभ कमाना चाहते हैं। तो बड़े रूप में जब हम किसी भी व्यवसाय को नियुक्त करते हैं तो वो हमारा कंपनी कहलाता है। जैसे पार्टनरशिप में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति यानी कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 व्यक्ति ही ऐसे थे जो हमारे बिजनेस को कर पा रहे थे, है ना। अब उसमें क्या होता है कि पूंजी की मात्रा कम होती है, बिजनेस छोटा होता है। अब हमको क्या करना है कि हमारे बिजनेस को पूरा इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है। अब इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है तो हमें हमें हमारे बिजनेस में, हमारी कंपनी में कम से कम 100, 200, 250 लोग चाहिए या हज़ार, लाखों लोग चाहिए। और उसके बाद हम हमारे इसको पूरे विश्व में इस व्यापार को कर सकते हो। हमें पूंजी की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा होगी। तो इसके लिए हमारे पास कंपनी ही एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हम बड़ा व्यापार कर सकते हैं, बड़ा लाभ कमा सकते हैं। तो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी मनुष्य की वह व्यावसायिक संस्था या समुदाय होता है जो बड़े पैमाने पर कोई भी व्यापार या व्यवसाय चालू करने के लिए स्थापित की जाती है। इसमें कई मनुष्य अपनी पूंजी लगाकर हिस्सा या अंश खरीदते हैं तथा ऐसे मनुष्य को अंशधारी कहते हैं। मतलब कि जो व्यक्ति अपने व्यापार में पैसा लगा रहा है उसे शेयर होल्डर कहा जाता है। जो पैसा लगाएगा उसे हम शेयर कहेंगे और जो मालिक होगा उसका उसे हम शेयर होल्डर कहेंगे। ये अंशधारी ही उस कंपनी के लाभ और हानि प्राप्त करने के हिस्सेदार होंगे। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो व्यक्ति ने व्यापार में पैसा लगाया है, जो अंश खरीदे हैं, वही व्यक्ति उस कंपनी का लाभ हानि प्राप्त करने का अधिकारी है। और सारे दायित्व यहाँ पर क्या होते हैं, सीमित होते हैं। जैसे मैंने आपको पार्टनरशिप में बताया था कि असीमित दायित्व है, यहाँ पर दायित्व क्या होंगे, सीमित होंगे। मतलब कि अंशधारी को केवल उतना ही भुगतान करना है उसकी हानि का जितने परसेंट के उसके शेयर्स वहाँ पर होंगे। व्यापार के संचालन तथा देखरेख के लिए संचालन समिति का चुनाव होता है जो कंपनी के नाम को प्रमाणित मुहर लगाकर अपने हस्ताक्षर करते हैं। कंपनी के लिए ही हिंदी भाषा में इसको प्रमंडल नाम दिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि अब ये जो 100, 200, 250, हज़ार, लाखों लोग जो हैं उनमें से क्या होता है कि अंशों के द्वारा या चुनाव के द्वारा उनमें से एक मेन प्रमुख व्यक्ति को चुन लिया जाता है जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन बोलते हैं। ठीक है, तो वही व्यक्ति क्या करता है कि कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सब पर साइन या मोहर लगाने का अधिकारी होता है। कंपनी की परिभाषा आपको अलग अलग कंडीशन में दे रखी है आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं जस्टिस जेम्स की। कंपनी सामान्य उद्देश्य के लिए निर्मित व्यक्तियों का एक संघ होती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कंपनी क्या होगी, सामान्य उद्देश्य के लिए। अब किसी भी बिजनेस का सामान्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। ठीक है, तो वो हमारा सामान्य उद्देश्य है। तो उसके लिए क्या होता है कि व्यक्तियों का एक संघ यानी कि एक संगठन तैयार होता है जिसको हम कंपनी कहते हैं। अब कंपनी की विशेषता की बात करें, इसके पहले आपको बहुत सारी अलग अलग परिभाषाएं दे के रखी हुई है, डेफिनेशंस दे के रखी हैं। आपको कोई भी 2 डेफिनेशन अपने हिसाब से जो आपको इजीली लर्न हो जाए
वो आपको आपकी फेयर कॉपी में लिखना है और याद करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स और लक्षण की बात करते हैं तो सबसे पहले विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। अब कृत्रिम व्यक्ति की बात अगर हम यहाँ पर हो रही है तो ये विधानिक होता है, मतलब वैधानिक की बात अगर करें तो जो लीगल है, और कृत्रिम व्यक्ति की बात करें जो कि भौतिक तो है लेकिन नेचुरल नहीं है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, कृत्रिम व्यक्ति बोल सकते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल बोल सकते हैं। कि आर्टिफिशियल वस्तु में क्या होता है कि जान नहीं होती है लेकिन वो अपने नाम से जानी जाती है, अपने नाम से पहचानी जाती है, चल फिर सकती है। कहने का मतलब यह है चल फिरने का, जैसे मान लो कि वीडियोकॉन, सैमसंग, बीपीएल, ऐसी बहुत सारी कंपनी हमारे यहाँ, वीवो, सैमसंग, उसके बाद हमारा एमआई, ये सारी कंपनियां जो हैं वो अपने नाम से प्रसिद्ध हैं, यानी कि इनका नाम चल रहा है। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार की लीगल व्यक्ति हो गई है, क्योंकि जो नाम से जाना जाता है वो व्यक्ति हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कृत्रिम व्यक्ति हम इसीलिए बात कर रहे हैं कि कृत्रिम व्यक्ति की कोई भी भौतिक स्वरूप तो है लेकिन ये नेचुरल नहीं होता है, इसलिए इसको कृत्रिम कहा जाता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपना कार्य करता है। तो इसमें क्या लिखा है, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जो संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकती है, अन्य पक्ष के साथ अनुबंध कर सकती है, उस पर अभियोग चला सकती है, और कोई भी व्यक्ति उस पर अभियोग चला सकता है। ये फर्स्ट पॉइंट है इसकी विशेषता का। सेकेंड पॉइंट है सीमित दायित्व। जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि कंपनी के जो दायित्व होते हैं वो एकदम सीमित होते हैं, कि यानी कि आप कंपनी को अगर कोई लॉस होता है तो कंपनी का लॉस आप उतना ही चुकाएंगे जितने कि आपके पास उसके शेयर्स होते हैं, एक्स्ट्रा आप उसका दायित्व नहीं चुकाएंगे। जैसे कि मैंने पार्टनरशिप में बताया था कि पार्टनरशिप के अंतर्गत आपको क्या करना है कि आपके घर की संपत्ति भी बेची जा सकती है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है, इसलिए सीमित दायित्व कहलाता है, स्थायी अस्तित्व होता है। तो किसी भी पार्टनर के या किसी भी साझेदार के, जो भी इसका संस्था का शेयर होल्डर होता है, उनके मर जाने पर, उनके स्थायी अपंग हो जाने पर या उनके दिवालिया हो जाने पर कंपनी के अस्तित्व में किसी प्रकार का फ़र्क नहीं आता है, कंपनी निर्णय चलती रहती है। वो व्यक्ति जो होता है वो ज़रूर दिवालिया या मर जाएगा या जो भी होगा, लेकिन कंपनी के अस्तित्व पे किसी प्रकार का फ़र्क नहीं पड़ता है। सार्वभौम मुद्रा, कंपनी की अपनी एक सार्वभौम मुद्रा होती है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं सील। मतलब कंपनी अगर किसी डॉक्यूमेंट पर अपनी सील लगा देती है तो वो उस कार्य को करने के लिए बाध्य हो जाती है जिस पर उसने अपनी सहमति जताई है। लाभ के लिए इच्छुक संघ, प्रत्येक कंपनी का मेन उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है, और ये एक व्यक्तियों का ऐसा संघ होता है जो कि लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम अपने अगले पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी का वर्गीकरण देकर रखा है। कंपनी का वर्गीकरण जो होता है वो कई प्रकार का होता है, जैसे समावलन की विधियों के आधार पर कंपनियां 3 प्रकार की होती है, राज्य आज्ञा पत्र द्वारा, संसद के विशेष अधिनियम द्वारा, कंपनी का अधिनियम द्वारा। दायित्व के आधार पर 2 प्रकार की कंपनी हो गई, सीमित दायित्व वाली कंपनी जिसमें 2 होते हैं, अंशों द्वारा सीमित और गारंटी द्वारा सीमित, और एक असीमित दायित्व वाली कंपनी। जनता की रुचि के आधार पर 2 कंपनियां होती हैं, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। स्वामित्व के आधार पर सरकारी कंपनी, सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी, और एक व्यक्ति कंपनी। राष्ट्रीयता के आधार पर 2 प्रकार की कंपनी होती है, देशी कंपनी, विदेशी कंपनी। लाभार्जन के आधार पर 2 कंपनी होती हैं, व्यापारिक कंपनी और गैर व्यापारिक कंपनी। तो अब हम इस कंपनीज को डिटेल में पढ़ लेते हैं। समावेलन के आधार पर, समावेलन के आधार पर पहली कंपनी होती है अंडर स्टेट चार्टर, यानी कि राज्य आज्ञा पत्र के द्वारा। जब किसी विशेष कार्य की आवश्यकता होती है और विशेष कार्य के लिए
सरकार के द्वारा राज्य आज्ञा पत्र के द्वारा कोई कंपनी का निर्माण होता है तो उसे इस सीमा के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड चार्टर इसको कहेंगे। कोई भी विशेष उद्देश्य के लिए, जैसे कि सन 1600 में ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था उदाहरण के तौर पे, तो ये किस लिए हुआ था? सिर्फ भारत पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए या दुनिया के सभी देशों पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए ही इसका निर्माण हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था ताकि ये दूसरे देशों में जाकर अपना व्यापार कर सके और अपने व्यापार को फैला सके। तो ये राज्य की विशेष आज्ञा के ऊपर हुआ था कि हमें कोई विशेष कार्य करना था। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास संसद के विशेष अधिनियम द्वारा, संसद व विधान के द्वारा विशेष अधिनियम बनाकर कंपनी की स्थापना की जाती है। ऐसी कंपनी को वैधानिक कंपनियां भी कहते हैं। भारत में इस प्रकार की कंपनियों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक है। ये कंपनी राष्ट्र के लाभ के लिए स्थापित की जाती है और या फिर निजी क्षेत्र में स्थापित किए जाना अहित होने की संभावना होने पर स्थापित की जाती है। मतलब जब आपको पता है कि निजी क्षेत्र में कोई अहित होने वाला है, यानी कि जो है कि कुछ चीज़ें गलत होने वाली है, तो आप उसके लिए पहले से ही कोई संसद के द्वारा विशेष अधिनियम लागू कर दें और उसके लिए कोई कंपनी को स्थापित कर दें। ईस्ट इंडिया कंपनी उसमें से, बैंक ऑफ इंडिया उसमें से एक है और भारत के संसद के द्वारा इसे स्थापित किया गया है कंपनी अधिनियम द्वारा। तो वैधानिक कंपनियों को छोड़कर वे सभी कंपनियां इसके अंतर्गत आती हैं जो कि रजिस्ट्री अधिनियम के अंतर्गत होती हैं। इनके अलग अलग अधिनियम बने हुए होते हैं। बैंक के लिए कंपनी अधिनियम 1949, बीमा कंपनी के लिए 1938 बनाए गए। मतलब कि कुछ वैधानिक कंपनियों का छोड़ दिया जाए तो ये जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं इनमें अलग अलग अधिनियम लागू यहाँ पर होते हैं। कंपनी के अलग अलग अधिनियम होते हैं। अब दायित्व के आधार पर एक होती है सीमित दायित्व वाली कंपनी। कंपनी अधिनियम धारा 2(23) के अनुसार सीमित दायित्व वाली कंपनी वह कंपनी होती है जिसमें सदस्यों का दायित्व एक निश्चित सीमा तक सीमित रहता है। ठीक है, तो कंपनी अधिनियम की अगर हम बात करें तो कंपनी का अधिनियम 1956 माना जाता है। 1956 में हमारे यहाँ जो है कंपनी अधिनियम पहली बार पारित हुआ था। अब उसको बार बार जो है, सबसे पहले ये 1880 में हमारे पास आया था, 1600 में आया था, 1880 और उसके बाद, लेकिन मेन जो हमारे यहाँ आया 1956। उसके बाद इसमें कई चेंजेस होते गए। 2011 में बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें हुए हैं, 2013 में भी चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पर दायित्व के आधार पर अगर हम बात कर रहे हैं तो सीमित दायित्व वाली कंपनी जिसका एक दायित्व का आधार निश्चित सीमा तक होता है। अब यहाँ पर पहले है अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। तो यहाँ पर क्या था, कंपनी के प्रत्येक अंशधारी का दायित्व पार्षद सीमा के नियम के अनुसार उतनी ही राशि तक सीमित रहेगा जितने के उसने अंश खरीदे हुए हैं। यदि एक अंशधारी ने 100 रुपये का अंश पर 60 रुपये दिए हैं तो 40 रुपये देना बाकी, तो उसका दायित्व केवल 40 रुपये तक ही होगा क्योंकि यह रकम उसकी अभी आउटस्टैंडिंग है। गारंटी द्वारा सीमित दायित्व कंपनी, कंपनी के सदस्य इस बात का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं कि यदि कंपनी का समापन उसकी सदस्यता के समय या सदस्यता छोड़ने के 1 वर्ष के अंदर होता है तो वे कंपनी के ऋणों का भुगतान करेंगे एक निश्चित तिथि तक, राशि तक। कहने का मतलब यह है कि कंपनी अगर उसके कार्यकाल में बंद हो जाती है, दिवालिया घोषित हो जाती है और बंद हो जाती है, या उसके कार्यकाल छोड़ने के 1 साल के अंदर अंदर वो बंद हो जाती है, तो एक सीमा तक, यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट तक वो उसके ऋण का पेमेंट करेंगे, लोन का पेमेंट करेंगे। तो ये गारंटी के द्वारा होती है सीमित दायित्व कंपनी। अब हम बात कर रहे हैं असीमित दायित्व कंपनी। तो इस प्रकार की कंपनियां बहुत कम पाई जाती। इन कंपनियों के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। कंपनियां बड़ी साझेदारी संस्थाओं की तरह होती हैं जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अपने को रजिस्टर्ड करती है। ये कंपनियां जब चाहें तब अपनी शेयर कंपनी में इसको परिवर्तित कर सकते हैं सूचना देकर। ठीक है, अब उसके बाद जनता की रुचि के आधार पर कंपनियां 2 प्रकार की होती हैं, निजी कंपनी या आलोक प्रमंडल, प्राइवेट कंपनी जिसको हम बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करें प्राइवेट कंपनी क्या हो गई।
कंपनी अधिनियम की धारा 3(1)(3) के अनुसार निजी कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से होता है जो अपने अंशों को, यदि कोई हो, तो जनता में हस्तांतरण नहीं कर सकती है, अपने सदस्यों की संख्या कम से कम 2 और अधिकतम 200 तक सीमित रख सकती है। इसमें निम्नलिखित व्यक्ति नहीं है आएंगे: ऐसे व्यक्ति जो कंपनी के नौकरी करते हैं, या ऐसे व्यक्ति जो कंपनी में नौकरी के समय से ही सदस्य थे और नौकरी की समाप्ति पर भी सदस्य बने हुए हैं, अपने अंशों और ऋण पत्रों के विक्रय के लिए जनता को निमंत्रण नहीं दे सकती। और प्राइवेट कंपनी के लिए आवश्यक है कि वो अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करे। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो अपने अंशों को जनता में नहीं बेच पाएगी। ठीक है। अब जनता में अपने अंशों को नहीं बेचने का मतलब ये होता है कि जैसे आपने नाम सुना होगा कि बहुत सारी हमारे यहाँ जैसे गवर्नमेंट कंपनी होती है, जैसे कि हमारे यहाँ SBI कंपनी जो होती है गवर्नमेंट है। ठीक है। उसके बाद बहल कंपनी जो है वो गवर्नमेंट है। ठीक है। तो ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो अपने शेयर्स को जनता में बेच रही है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ तो प्राइवेट हो गई है और अशोका लेलैंड भी प्राइवेट हो गई हैं, तो ये कंपनीज जो हैं इसके शेयर मार्केट में किस तरीके से बिक रहे हैं। तो इसके लिए भी अलग अलग प्रावधान होते हैं, मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो निजी कंपनी के पहले हम बात कर रहे हैं कि ऐसी कंपनी जो कि एक निजी है, इसके नाम के पीछे प्राइवेट शब्द लगा होना आवश्यक हो गया है, प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना आवश्यक हो जाता है, और अपने सदस्यों की संख्या 2 से अधिक और 200 से कम रखने का इसको प्रावधान दिया गया है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं निजी कंपनी जिन्हें पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी माना जाता है। मतलब अब जो आपका क्वेश्चन था, जैसे कि रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, अशोका लेलैंड जो एक निजी कंपनी है लेकिन उन्हें हम गवर्नमेंट कंपनी का दर्जा देते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि कंपनी अधिनियम 1956 संशोधित 1960 की धारा 63 के अनुसार एक निजी कंपनी जिसकी कुल चुकता अंश पूंजी 25% या इससे अधिक अंशों का हस्तांतरण किसी एक या अधिक कंपनियों के हाथों में हो। तो एक निजी कंपनी जो होती है उसकी जो कुल चुकता पूंजी यानी पेड अप कैपिटल जो है उसका 25%, यानी सपोज मान लो कि किसी कंपनी की पूंजी 10 करोड़ की है तो 10 करोड़ का 25% लगभग 2.5 करोड़ रुपए, या तो वो किसी निजी व्यक्ति के हाथ में हो या एक से अधिक व्यक्तियों के हाथ में हो। ठीक है। अगला पॉइंट है एक निजी कंपनी जिसकी औसत वार्षिक बिक्री निर्धारित अवधि पिछले 3 वर्षों में 25 करोड़ रुपए से अधिक हो। ठीक है। तो पिछले 3 वर्षों में जिसने 25 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट कमाया हो, लाभ कमाया हो, वो गवर्नमेंट कंपनी मानी जाती है। एक निजी कंपनी जो किसी सार्वजनिक की कुल चुकता अंश पूंजी के 25% या इससे अधिक अंशों का स्वामी हो। ठीक है। अब सार्वजनिक कंपनी या पब्लिक कंपनी की बात करें अपन, तो एक ऐसी पब्लिक कंपनी जो है जिसका स्वामित्व किसी गवर्नमेंट के हाथों में हो, जो कि एक निजी कंपनी नहीं होती है, अर्थात अपने अंशों को जनता में निर्गमित कर सकती है, अपने सदस्यों की संख्या न्यूनतम 7 और अधिकतम जितने चाहें उतने, यानी कि अंशधारियों जितने अंश होंगे उतने अंशधारी यहाँ पर रख सकती है, जो जनता को अंश व ऋण पत्र खरीदने बेचने के लिए निमंत्रण दे सकती है। और इसके नाम के पीछे लिमिटेड शब्द का होना अनिवार्य होता है। इसमें अधिकतम सदस्य संख्या का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। स्वामित्व के आधार पर कंपनी 3 प्रकार की हो गई। सरकारी कंपनियों से आशय ऐसी कंपनी से होता है जिनके चुकता अंश पूंजी का कम से कम 51% भाग केंद्र सरकार या राज्य सरकार के हाथों में होता है। बाकी का 49% जो होता है वो जनता के लिए होता है, तो वो सरकारी कंपनी कहलाती है। सूत्रधारी कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसने किसी अन्य कंपनी को अपने अधीन ले लिया हो, आधे से ज़्यादा अंश खरीद लिए हो।
जैसे अभी एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम बात करें तो सत्यम कंप्यूटर्स हमारे यहाँ जो था वो अब टाटा सत्यम कंप्यूटर्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि उसके 50% से ज़्यादा शेयर्स जो हैं वो उस कंपनी ने खरीद रखे हैं। सहायक कंपनियां क्या होगी? तो ऐसी कंपनी जिसके 50% से ज़्यादा अंश किसी दूसरी कंपनी ने खरीद लिया हो, वो सहायक कंपनी। जैसे एक एग्जांपल मैंने अभी बताया आपको, सत्यम कंप्यूटर जो है वो सहायक कंपनी हो गया है और टाटा कंपनी जो है वो उसका होल्डिंग कंपनी हो गया है। अब एक व्यक्ति कंपनी, वैसे तो एक व्यक्ति कंपनी की नहीं कहा जाता, और किसी कंपनी में अंशधारियों की संख्या घटकर केवल एक ही रह जाए तो गैर कानूनी हो जाता है। परंतु यदि किसी कंपनी में अधिकांश अंश एक व्यक्ति ही खरीद ले तो यहाँ पर केवल एक व्यक्ति के नाम से कंपनी उसके पास रह जाती है। फिर राष्ट्रीयता के आधार पर कंपनी, देशी कंपनी, विदेशी कंपनी, लाभार्जन के आधार पर व्यापारिक कंपनी और गैर व्यापारिक कंपनी। आप इसे अंडरस्टैंड करेंगे बढ़िया तरीके से और इसके क्वेश्चन आंसर आप लिखें, याद करें। थैंक यू।